नमस्कार, खबर हरियाणा में मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गन्ने की पेमेंट की भुगतान को लेकर जग्गाधरी में लघु सचिवालय के बाहर धरना दे रहे किसानों ने आज अपना धरना समाप्त कर दिया है। आपको बता दें कि किसानों ने डीसी और सरस्वती शुगर मिल के अधिकारियों से हुई मीटिंग के बाद धरना समाप्त करने की घोषणा की। इसी के साथ डीसी डॉक्टर एस फूलिया ने धरने पर बैठे किसानों को जूस पिलाकर उनका धरना खत्म करवाया। इस दौरान किसानों ने साफ कहा कि यदि 30 जून तक उनकी पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ तो किसान फिर से आंदोलन पर उतर जाएंगे। ये धरना आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो बातचीत हुई मिल वालों के साथ, जो हमारी मांग थी कि हमें 30 जून तक सारी पेमेंट कर दो, उस बात पे उपायुक्त महोदय ने मिल वालों को मना लिया और मिल वाले मान गए इस बात को, भाई हम 30 जून तक आपकी पूरी पेमेंट कर दें। अपने किसान भाई भी इस बात से सारे सहमत होंगे, तो आज धरना खत्म कर। तो कितनी पेमेंट ये पहले करेंगे या सारी पेमेंट करेंगे, कैसे करेंगे? वो ऐसा है जी, 100 करोड़ रुपया सरकार ने इनको रिलीज कर दिया, 35 करोड़ रुपया इनके पास अपना है। अगले इतवार से पहले 135 करोड़ रुपया किसानों को अदा कर देंगे। नहीं, मुख्यमंत्री की कोई ऐसी बात नहीं। किसानों ने मन बना हुआ था कि भाई हम रात दिन बैठेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से भी और जिला प्रशासन की तरफ से भी हमारे पास एक संदेश आया कि हम बातचीत करना चाहते हैं। उपायुक्त महोदय जी ने हमें 5 लोगों की एक टीम वहाँ पे गई और वहाँ पे शुगर मिल के जो बड़े अधिकारी थे, मिस्टर सचदेवा और 2-3 अधिकारी वहाँ पे और थे अपने इसके शुगर मिल के, वो भी आए हुए थे। तो जो हमने अपना पक्ष रखा, हमने कहा भाई हमारी पेमेंट एक मुश्त हमारे को चाहिए, उसमें उन्हें असमर्थता जताई। लेकिन सरकार की तरफ से डीसी साहब ने लिखित में आश्वासन दिया भाई 100 करोड़ रुपया सहायता के तौर पे शुगर मिल को सरकार दे रही, 35 करोड़ की ये चीनी का पैसा इनके पास रखा हुआ वो देंगे। ये कह रहे भाई अगले मंडे तक हम 135 करोड़ रुपया किसानों को दे देंगे। और डीसी साहब ने मिल वालों से लिखित में लिया भाई आप 30 जून तक किसानों के पूरे गन्ने का भुगतान करना होगा। का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने किसानों की दिक्कत को देखते हुए 100 करोड़ रुपए का बिना किसी ब्याज के लोन सैंक्शन कर दिया है सरस्वती शुगर मिल को, और जल्दी इनकी गन्ने की पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही लोन आ जाएगा, जो कि 2-4 दिन तक यहाँ पर मिलने की संभावना है, तो तुरंत उनको हो जाएगा। बाकी की पेमेंट शुगर मिल्स जो है वो अपने आप करेगा। जैसे कुछ पेमेंट 135 करोड़ रुपए की जो पेमेंट हो तो तुरंत अभी कर दी जाएगी कुछ ही दिनों में। बाकी पेमेंट 30 जून तक उनकी कर दी जाएगी। प्रदेश में तेज रफ्तार वाहनों के कहर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि ताजा मामला यमुनानगर से गुजर रहे चंडीगढ़ रुड़की नेशनल हाईवे नंबर 73 का है, जहां पर भाई कन्हैया साहिब चौक के समीप ट्रक की चपेट में आने से एक्टिवा सवार एक बच्ची की मौत हो गई और साथ ही बच्ची की मां गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।
माँ बेटी थी, एट दी स्पॉट उसकी डेथ हो गई लड़की की, माँ को चोट लगी। तो उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई, ये पुलिस वाले वहीं खड़े थे, उनके पास नहीं गए बिल्कुल भी। गाड़ी वाली गलती है ना, घुमा के मारे, वो साइड में थे बिल्कुल अपनी। में टेलीफोन आया कि कन्हैया चौक से पहले तो एक्सीडेंट हो गया। ट्रक वाले ने एक एक्टिवा पे लड़की और उसकी मदर जा रही थी, उनको एक्सीडेंट कर दिया और लड़की एट द स्पॉट पूरी हो गया। कार्रवाई के लिए आई हो गई, जिस पर मैं अपने साथी कर्मचारियों के साथ वहाँ पहुँचा हूँ और ट्रक वहाँ कब्जे में ले लिया है और एक्टिवा भी वो अपने उसमें ले गए। मौका मुलाजा हम स्टार्ट कर रखे हैं और हम पीछे इसमें हॉस्पिटल में पहुँचे हैं बयान लेने के लिए। अभी जैसी कार्रवाई होगी बताई जाएगी। वो अभी डॉक्टर साहब से राय लेने लग रहे हैं उसके, अगर वो बयान देने के काबिल होगी तो उनके बयानों पर भी हम पर्चा देंगे। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और लोगों के जनहित में उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया, बस लोगों को भटकाने का काम कर रही है। सैलजा ने कहा कि जगह जगह छापा मारने से कोई फायदा नहीं है, सरकार केवल अपनी सोच ठीक रखे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने वाड्रा मुद्दे पर बोला और कहा कि सत्ता पक्ष आज से नहीं कई सालों से उठा रही है इस तरह के मुद्दे, जिन्होंने कहा कि जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तब भाजपा ये मुद्दा उठा लेती है। जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि वाड्रा दोषी हैं या नहीं। जो ये दूसरी पार्टी है या आज के दिन सत्ता पक्ष जो है, ये आज से नहीं कई सालों से इसे उठाए जा रहे हैं और बार बार इसको जब इनके पास कोई और मुद्दा नहीं मिलता तो इसको ये उठा देते हैं। इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी, सब कुछ बाहर है, लोगों के सामने है, पब्लिक में है और मुझे नहीं लगता ऐसी कोई नई बात है इसमें। लेकिन उसके बावजूद अगर इन्हें लगता है कि इस पर आयोग बिठाकर जांच करेंगे तो कर लें, वो तो सारी सब लोगों के सामने बात है, कोई इसमें गलत काम नहीं हुआ है तो सब बात सामने आ जाएगी। भूमि अधिग्रहण बिल में कुछ संशोधन करे हैं, उसके बाद दोबारा देखिए संशोधन जो इन्होंने किए हैं ये सब दिखावा किया है और हमने पहले भी कहा कि जो एक मेन मुद्दा इसका है कि किसानों की मर्जी के खिलाफ आप उनकी ज़मीन कैसे ले लेंगे। अब इन्होंने किए हैं छोटे बहुत, लेकिन लोकसभा में क्योंकि इनका बहुमत है तो इन्होंने वहां से पारित करवा दिया। रेवाड़ी जिला सचिवालय के बाहर पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे मुजाल ऑटो कंपनी के 2 श्रमिकों की हालत बिगड़ती गई। आपको बता दें कि बीती शाम चिकित्सकों के एक दल ने मौके पर जाकर दोनों श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच की, जिसके बाद हालत श्रमिकों की बिगड़ती देख चिकित्सकों ने दोनों श्रमिकों को तुरंत सामान्य अस्पताल में दाखिला कराया और उसके बाद 2 नए श्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बात यह है कि ये जो मुंजाल का मामला कई महीनों से 5 महीने चला हुआ है, मजदूर जो निकाल रखे हैं उन्होंने, वो मजदूरों को निकालने के विरोध में 4 महीने तक लेबर डिपार्टमेंट के एलसी कार्यालय के ऊपर धरने पर बैठे जान चुके और मांग उठा रहे बार बार। लेकिन क्षेत्र 77 श्रमिक जो निकाल दिए और उनके ऊपर बाकायदा गैर कानूनी ढंग से निकाले हैं, इसके ऊपर हमने मांग की है बार बार कि जो आईडी एक्ट की धारा 1947 की धारा 33A और 9A की अवहेलना मैनेजमेंट कर रही है और पुराने वर्करों को निकाल करके नए वर्करों की भर्ती कर रही है, इसके विरोध में जो है 4 महीने तक यानी धरने पर बैठे हैं। अगर जब उसकी प्रशासन ने, लेबर डिपार्टमेंट ने कोई सुनवाई नहीं की, जबकि इसके लिए लेबर डिपार्टमेंट एलसी रेवाड़ी रिपोर्ट, बीएलसी गुड़गांव और रिपोर्ट जब चलेगी तो उसके बाद भूख हड़ताल
भूख हड़ताल के ऊपर जो है मजबूरन हमें बैठना पड़ा, हमारे साथियों को बैठना पड़ा। और भूख हड़ताल के ऊपर आज चौथा दिन है। कल इनकी हालत जो है नाजुक हालत होने के कारण यानी आज जो है इनकी हालत कुछ स्थिर है और कल डॉक्टर साहब इनकी जो छुट्टी करेंगे। और कौन यहाँ लेके आया? डॉक्टर की टीम गई थी मौके पर? मौके पर डॉक्टरों की टीम गई थी। उसके बाद यहाँ डीसी साहब के कार्यालय के बाहर जी वहाँ पर चेकअप हुआ था इनका, और चेकअप में साथियों की थोड़ी सी नाजुक हालत बताई गई थी। उसके बाद एम्बुलेंस लेके आई? एम्बुलेंस लेकर आई थी। डॉक्टरों ने यहाँ एडमिट कराया? डॉक्टरों ने एडमिट किया। चौथा दिन था। चौथा दिन। खट्टर सरकार के सुशासन के दावे रेवाड़ी में आकर तार तार हो रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लंबे चौड़े दावों की हवा भी उस वक्त निकल गई जब एक इनेलो नेता को कुछ बदमाशों ने बीच बाजार रोककर पहले तो कट्टे की नोक पर लूटपाट की, उसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट शुरू की। बदमाशों ने महिला नेता को इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आपको बता दें कि काफी नानुकर करने के बाद आखिर पुलिस ने आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन गुनाहगार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। रेवाड़ी जिले में लगातार हो रही लूट की घटनाओं को देखकर यह कोई भी सहज अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ कानून व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही है। मैं अपनी पुत्र मधु को जाड़ के दर्द की वजह से रेवाड़ी लेके गई हुई थी। आते समय 4 लोग मिले जो कि एक दिन गांव के लोगों की आपस की लड़ाई थी। मैं उस लड़के को एडमिट करवाई थी। बाबूलाल कवाड़ी ने कहा था एक दिन तेरे से इज्जत छाड़ मार करूँगा, तेरे को जीने लाग नहीं छोड़ूंगा। ये सारा काम बाबूलाल कवाड़ी ने किया है, जो कि गोयल कॉलोनी में रहता है, 2 नंबर का काम करता है। ये कहता पुलिस तो मेरी मुट्ठी की, मैं उससे मंथली देता और रामविलास शर्मा का रिश्तेदार बताता। किस चीज से हमला किया? कहाँ कहाँ आपको चोटें हैं? मेरे एकदम स्कूटी पा रहे थे, एक स्कूटी के आगे के नमस्ते कर मेरे रिवाल्वर वो कट्टा सा क्या होता है वो उड़ाया। मेरी चैन मेरी जेवर निकलवाया पहले तो डकैती रूम में। वो पुत्र में जो पीछे बैठी थी, मैंने इसको कह दिया आगे भाग जा बेटा, तेरा गोली मार देंगे, रोक जा। उसके बाद में एक धारदार हथियार मैंने देखा है और मेरे यहाँ पिस्टल लगाई और पता नहीं क्या क्या थे, मैंने नहीं पता। 4 लोग थे, 3 लोग थे। जो आपके शरीर पे चोट के निशान है वो किस चीज के मारे हुए? एक तो वो लकड़ी काटने जैसा दाव होता वो था, वो मैंने देखे। बाकी मुझे नहीं पता मेरे को किस चीज़ से काटा। धारदार हथियार था, एक पिस्टल है, इसको मैंने देखा। बाकी एक बोसवेल का डंडा 3-4 हाथ बंदे बता रहे हैं। मैं बेहोश हो गई। कितने कब की घटना है? ये संडे को शाम को 6:30 साढ़े 6 के बीच की। डॉक्टर के पास दवाई लेने गई थी तो आते समय रोड पे 3-4 बंदे खड़े थे और उन्होंने इस पिस्टल लगाई मेरे सास के और स्कूटी रुकवा के जेवर तोड़ने लग गए और मार पिटाई करने लग गए और कहने लगे अगर किसी से कहा तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जान से मार देंगे। कितनी बार किए सास पर? कम से कम 7-8 बार। किस जोर से वार किए? एक तो धारदार हथियार था, एक पिस्टल थी और एक बेसबॉल का डंडा था। कहाँ ले गए उसके बाद में? पुलिस कितनी देर बाद में आई? पुलिस नहीं आई। मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, हस्बैंड को बुलाया, वो गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले गए, FX हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। ये महेश्वरी गांव में विकास नगर हाउस में रहती है महिला अपनी विमला प्रधान, और वो उनकी पुत्रवधू के साथ जा रही थी रसगुल्ले की दुकान, उसके सामने झगड़ा हुआ है ये। तो उन्होंने बताया कि भाई अननोन लड़के थे, मैं नहीं जानती उनको, उन्होंने मेरी डंडों से पिटाई की है और मुझे बाबूलाल कवाड़ी पर शक है कि ये उसका हाथ हो सकता है इसमें। तो हमने बाबूलाल कवाड़ी को बुला लिया है और उसकी जांच कर रहे हैं और उन लड़कों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे? जल्दी आइडेंटिफाई होते हैं, गिरफ्तार हो जाएंगे।
खबर हरियाणा में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबरों की तरफ। फरीदाबाद के भड़ाना चौक पर एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। बच्चे के पिता ने बताया कि बच्चे ने खुद फांसी नहीं लगाई बल्कि मकान मालिक ने बच्चे की हत्या की है। वहीं पुलिस ने मीडिया को बताया कि अभी इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये आत्महत्या है या हत्या का मामला है। पहले तो 8 वर्षों तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा और बाद में 6 वर्ष की बेटी को जन्म देकर फरार हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी जिले के गांव बोलनी की रहने वाली 25 वर्षीय ज्योति की, जहां की पीत निवास की ठाड़ी के रहने वाले रामपाल पहले तो नाबालिग ज्योति को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया। उसके बाद लगातार दुष्कर्म करता रहा। आपको बता दें कि जब ज्योति गर्भवती हुई तो रामपाल ने कई बार उसका गर्भपात करा दिया, मगर इस दौरान ज्योति ने एक बच्ची को जन्म दे दिया और अपने हालातों से समझौता कर लिया। वहीं बच्ची 6 साल की है। ज्योति को जब यह पता चला कि जिसके साथ वह रह रही है पहले से 3 बच्चों का पिता है और उसने अपनी बच्ची को पिता का नाम देने की बात की तो कथित पिता रामपाल एक शपथ पत्र पर तलाक देकर चलता बना। और हैरानी तो उस वक्त हुई जब शपथ पत्र में बच्ची का पालन पोषण करने की बात भी ज्योति के द्वारा ही करने की बात सामने आई। इतना ही नहीं, इन 8 वर्षों में रामपाल ने ज्योति को हर रोज प्रताड़ित भी करता। ज्योति के शरीर पर चोट के निशान रामपाल की हैवानियत की निशानी है। मैं घड़ी बोलने की रहने वाली हूँ और मेरे ही पड़ोसी गांव का एक युवक जो मुझे शादी का झांसा देकर मुझे भगा ले गया और उसके साथ मैं रही और वो मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती भी की। उसका एक बच्चा भी है और उसने 3-4 बच्चे मेरे अबॉर्शन भी कराए और आज वो अचानक से छोड़कर चला गया और ज़बरदस्ती मुझसे तलाकनामे पे साइन करवाए, जिसके साथ मुझे ये भी नहीं पता मैं कैसे रह रही थी। मुझे बहुत परेशानी से रखता था। अब वो अपनी बेटी छोटी सी जो 6 साल की बेटी है उसको भी छोड़कर चला गया। आज मैंने अपनी कंप्लेंट एसपी साहब के सामने रखी तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट वापस कर दी कि क्यों गुजरों से पंगा ले रही हो, क्या नाम है, घरेलू हिंसा का केस डालो और अपना मामला वो करो, शॉर्ट आउट करो। किसने कहा कि गुजरों से क्यों पंगा ले रहे हैं? ये बात एसपी सर ने भी कही और ये बात वो जब मैम थी, क्या बोलते हैं उनको, जो संस्था वाली मैडम थी, उन्होंने भी बोला कि हम आपका केस घरेलू हिंसा का केस डलवा देते हैं। आपके बच्चे का जो आपके बच्चे
की उसमें आता है वो आपको मिल जाएगा, आपके बच्चे का हक आपको मिल जाएगा। जो युवक था वो ऑलरेडी शादीशुदा है? हाँ, वो ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे थे। ये मुझे बाद में पता चला जब मेरी ये बच्ची हो चुकी थी 2013 में, और उसके बाद उसके घर वाले आए, उन्होंने ज़बरदस्ती तलाकनामे पे साइन करवाए और वो चले गए बगैर मेरे बच्चे का भी कोई हक दिए, और ऐसे हमें छोड़कर चले गए। आज जब हम घर से बाहर जाते हैं, हर आने जाने वाला इंसान हमारा रास्ता रोकता है, हमें टोकता है कि इनको कोई भी रख सकता है, जब वो एक छोड़कर चला गया। आज मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। एसपी साहब ने भी मुझे निकाल दिया है, उन्होंने भी मेरी कंप्लेंट नहीं सुनी। उन्होंने कहा है कि कुछ नहीं हो सकता। तो अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मेरी सुनवाई होगी? मेरी भी नहीं सुन रहा, ना मेरे आगे कोई, ना मेरे कोई पीछे। इसलिए शायद ना हो सकता है मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए शायद कोई मेरी नहीं सुन रहा है। सरकार द्वारा एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी इजाफा किया जा रहा है। बढ़ी हुई कीमतें आज रात से लागू होंगी। लोगों ने इस बढ़ोतरी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको बता दें कि लोगों का कहना था कि बड़ी कीमतों के चलते माल भाड़े में बढ़ोतरी होगी, जिससे हर चीज महंगी होगी और लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। लोगों का कहना था कि हरियाणा में अन्य प्रदेशों के मुकाबले तेल पर पहले ही टैक्स लगा दिया गया है और अब बढ़े दामों के चलते हरियाणा वासियों को दोहरी मार सहनी पड़ेगी। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले टीवी पर देखा कि रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें बढ़ रही हैं। पेट्रोल की शायद 3.13 और डीजल की कुछ 2.71 समथिंग कुछ बढ़ रही है। और हरियाणा में अगर बात करें तो अभी अप्रैल के मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते के अंदर ही 3 रुपए कुछ इन्होंने ऑलरेडी बढ़ा दिए थे हरियाणा गवर्नमेंट ने, कुछ वैट में चेंजेस लाके, और ये फिर से ये वापस एक चेंज आ रहा है। एक बार की तो राहत मिल गई थी जब प्राइसेस नीचे आए तो कि भाई चलो अच्छा। दूसरी बात सच्चाई ये है कि ट्रांसपोर्टरों ने उस टाइम पूरे इतने रेट कम नहीं किए जितने डीजल के कम हुए। कहते हैं जी हमारा टोल भी लगता है, टायर के भी खर्चे हैं और भी खर्चे, ड्राइवरों की सैलरियां बढ़ गई है, वो तो नीचे आए नहीं, वो वहीं के वहीं बरकरार रह गए। अब लेकिन ऊपर बढ़ेंगे जब ये तेल के दाम, तो वो वापस वो उस भाड़े में हमारा काम नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा भाड़ा हमको देना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के व्यापार के अंदर भी बहुत फर्क पड़ेगा, चीजें सारी महंगी हो जाएंगी, चाहे वो फल सब्जी फ्रूट हो, जो भी हो, चाहे आपके रोजमर्रा की या फिर आपके बिजनेस की भी कोई चीज हो। तो दिल्ली के मुकाबले ऑलरेडी हरियाणा में रेट ज्यादा है वैट की? बिल्कुल ज्यादा है जी। हरियाणा में अभी इन्होंने जो है 2-3 हफ्ते के अंदर में ही एक चेंज एक्स्ट्रा 3-3.25 रुपए का कुछ चेंज इन्होंने दिया था, एक्स्ट्रा मतलब रेट हो गए थे। और दिल्ली के मुकाबले आज हरियाणा पहले ही महंगा है। हरियाणा वालों को तो विशेष इसका जो है बहुत उल्टी मार लगेगी। सरकार का रोज का ही काम है, धीरे धीरे हर महीने दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि अब सीएनजी पर ही हम टिके हुए हैं और आजकल वही गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से तो सीएनजी से और पीएनजी से ही गैस, घर की गैसें भी आजकल सारी बढ़ रही हैं। तो इस हिसाब से तो अपना पीएनजी से और सीएनजी से गुजारा करना पड़ेगा। आई होप आगे के आने वाले टाइम में सीएनजी ना बढ़े, बस यही उम्मीद की जा सकती है। थैंक यू। अशोक कुमार। क्या कहना चाहोगे पेट्रोल के दामों पर? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हर महीने सरकार पेट्रोल के जो दामें बढ़ा रही है, इससे सभी वर्ग पर, व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, सभी पे बुरा असर पड़ रहा है। खाने पीने की चीज़ों पर महंगाई हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसपोर्ट का काम है हमारा, ट्रांसपोर्ट के काम की वजह से गाड़ियाँ छोड़ के हमें रिक्शे से ये काम करना पड़ेगा और सरकार ये चीज़ गलत कर रही है। पलवल कैंप थाना पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर किठवाड़ी पुल के पास स्थित एक फोरम से 9 लोगों को सट्टा खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने सभी के कब्जे से लगभग 5,590 रुपए बरामद किए हैं और सभी गिरफ्तार सट्टेबाजों के खिलाफ कार्यवाही कर अदालत में पेश किया जाएगा।
एक इठवाड़ी नहर पुल के पास एक चुन्नी लाल फार्म है, वहाँ एक 4 दीवारी बनी हुई है, उसमें बैठ के अपना सट्टा वगैरह ली हुई है, वहाँ से गिर पड़ा। तो कितने लोग हैं सर? ये 9 आदमी। तो कितना ऐसे क्या बरामद हुआ कुछ? हाँ, इनसे 590 रुपये के सट्टे के पैसे बरामद हुए। 5,990 5,590 5,990 रुपये 5590 5500। क्या कार्रवाई की? इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, इनको गिरफ्तार कर दिया, आज अदालत में पेश करेंगे। यमुनानगर के मुगलवाली में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा विधानसभा अध्यक्ष के साथ सरस्वती के उद्गम स्थल पर पहुंचे और यहां दोनों ने ही सरस्वती के जल का ग्रहण किया। बाद में सरस्वती का जय घोष लगाया और ऐसे में शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि मुगलवाली में यहां सरस्वती उद्गम स्थल है, वहां एक इंटरनेशनल लेवल का पर्यटक स्थल बनाया जाएगा और साथ ही करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच यहां सरस्वती नदी बनेगी। उसके पास में ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। कि ये अब इसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ बनाने की हमारी इच्छा है, हमारा संकल्प है। भारत सरकार भी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, और नरेंद्र भाई मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो इस जगह पर कई बार आए हैं। उनको जब हमने ये बात बताई उनको बहुत प्रसन्नता हुई और हमारे जो डॉक्टर महेश शर्मा हैं उनसे रोज़ बात होती है। बहुत जल्दी उनको भी आपके बीच में लाके सरस्वती नदी के किनारे ला कर के आपके बीच में उनको यहाँ उपस्थित करेंगे। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ये हिंदुस्तान का इतिहास है, ये हिंदुस्तान का विश्वास है, ये भारत की श्रद्धा का प्राण है। और ये इस गांव के सरपंच सोमनाथ जी खड़े हैं, मुगलवाड़ी गांव के भाई बहन खड़े हैं। जिस दिन से ये प्रकट हुआ है तब से यहाँ तीर्थ यात्रा लोगों का दर्शन करने का तांता लग रहा है और इसको उसी तरह से इसका विकास करेंगे। इसका पहले चरण में तो ये जो हमारा इसका जो रास्ता हमको 3 एजेंसी से, एक तो नासा जो दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च एजेंसी है, उसने सैटेलाइट कैमरे से एक रूट तय किया है। इससे पहले वाकणकर जी को माननीय बाबू दर्शन लाल जैन यहाँ लेके आए थे, एक रूट उन्होंने बताया था। एक रूट लिखित में मिलता है, महाभारत में मिलता है। तो ये जो हमारी सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें भी मिलता है। और अब तो कोई बात ही नहीं रहेगी, जहाँ जहाँ माता प्रकट होती जाएगी वहाँ खोदते चले जाएंगे। ये इसको यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सरस्वती के किनारे करनाल कुरुक्षेत्र के बीच में, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक तीर्थ बनने जा रहा है। कुरुक्षेत्र पहले ही भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। ये करेंगे। खबर हरियाणा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।